ओके। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन 3 पॉइंट्स को देने के बाद उन्होंने हमसे डिमांड की है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि उसको आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो इन दैट केस हम जो है इन पॉइंट्स की मदद से जो है वो अपनी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट अगर हम देखें, वाई इंटरसेप्ट 0,10, ये वाई इंटरसेप्ट है। जब एक्स की वैल्यू 0 तो जो वाई की वैल्यू दी हुई हो खाली, तो उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि पहला पॉइंट एक वाई इंटरसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, कोई भी इक्वेशन क्या होती है, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो अगर हम x की जगह ये देखें 0 पुट कर दें, तो y की वैल्यू जो आ रही है वो c हो जाती है, y इज इक्वल टू c, जिसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इट मींस दैट ये जो 10 वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू ऑफ c है। So in this point, given point 0, 10, the value of c is equals to 10, यानी कि हमारे पास इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो बनाने में हमारे पास a और b और c तीनों वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है, उसमें हमारे पास c की वैल्यू मौजूद है। a और b की वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास वैल्यू ऑफ c अवेलेबल है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है 1,6। तो फ्रॉम द पॉइंट 1,6 गिवन, हम अगर इक्वेशन को फिर से जनरल फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 1 और 6 का ये मतलब है कि जब हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 6 आ रही है। तो जहां y लिखा हुआ है वहां 6 रिप्लेस कर रहा हूँ। ये देखें, पुट अबव पॉइंट इन इक्वेशन, तो y की जगह 6 पुट कर दिया देखें यहाँ पे, और जहां जहां x लिखा हुआ था वहां 1 पुट कर दिया, प्लस c। ठीक है, यहाँ तो सी एक्स में, सी वाले टर्म में तो एक्स नहीं होता, तो ये तो एज इट इज सी आ गया। तो अगर जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ए जा ए ही होता है, 1 बी जा बी ही होता है, प्लस सी। सो इन दैट केस ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास जो एक यहाँ से इक्वेशन आ गई, एक 6 बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, और c की वैल्यू हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहाँ से जो पॉइंट से गिवन है y इंटरसेप्ट वाली 10। तो अगर मैं वो 10 वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया, 6 बराबर है a प्लस बी प्लस 10। ये प्लस का 10 वहां जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 6 में से माइनस 10 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। तो a प्लस बी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे, और ये नंबर्स को राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, तो सॉल्व हो गया हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन आ जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू -4। ये पॉइंट नंबर 2 से आ गई। अब पॉइंट नंबर 3 जो दिया हुआ था इसको कैरी कर लेते हैं, फ्रॉम द पॉइंट -2,24। अगेन ये पॉइंट जिस इक्वेशन का है उस इक्वेशन के जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब x की वैल्यू आप -2 पुट करेंगे उस टाइम y की वैल्यू 24 आएगी। तो जहां जहां y लिखा हुआ है वहाँ 24 पुट करते हैं, जहां जहां x लिखा हुआ है वहाँ -2 पुट करते हैं। तो y की जगह मैंने देखे 24 रिप्लेस कर दिया, और x की जगह -2 का स्क्वायर इंटू बी टाइम्स -2 प्लस सी। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये 24 इज इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 4 टाइम्स ए, ये 49 नहीं है, 4 टाइम्स ए माइनस प्लस माइनस 2 ऑफ बी प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है शुरू से, तो हमने सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सी इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू 4a -2b प्लस 10। ये प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 24 माइनस 10 इज 14, और 4a-2b इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, तो 4a-2b इज इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, या किसी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर में हम इक्वेशन मोड ऑन करके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता हो। तो इक्वेशन मोड में 1 पुट करके 2 वेरिएबल अननोन वेरिएबल्स वाले को यूज कर लेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन में हमारे पास आ रहा है ए की
के साथ कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 1 है और सी की वैल्यू -4 है। तो 1 हम यहाँ पुट करेंगे 1 1 और -4, और दूसरी इक्वेशन में है 4, एक से ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए ए के साथ लिखा हुआ है 4, बी के साथ लिखा हुआ है -2, तो हो जाएगा 4 -2 और 14। तो इस तरह से हमारे पास, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई -5। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की -5 और सी की हमें पहले से मालूम थी 10। तो आपके पास फंक्शन में अगर इसको पुट करूंगा, फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो a की जगह 1 है तो 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस b ऑफ x। अगर आपको याद हो ये b ऑफ x, तो b ऑफ x की जगह यहाँ पे हमारे पास b की जगह -5 है तो -5x और प्लस सी की जगह +10 है। तो ये आपके पास फाइनल एक इक्वेशन आ गई, दैट इज एक्स स्क्वायर -5x + 10। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है। 6.2 में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज क्वांटिटी क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, और वो डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहले आपको क्वांटिटी डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस करके दिया हुआ है, लेकिन आपको कह रहा है कि क्वाड्रेटिक रेवेन्यू फंक्शन बनाए। तो क्वाड्रेट आपको पता है कि जो है वो गिवन ये फंक्शन है खाली, लेकिन आपको पता है कि रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांड, पी इंटू क्यू। और इसने कहा है कि रेवेन्यू को इन टर्म्स ऑफ डिमांड फंक्शन, सपोज दैट डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ डिमांड की फॉर्म में इसको रेवेन्यू को प्राइस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि रेवेन्यू रिलेट हो रहा हो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ अगर रिलेट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को पहले रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, इस तरह से लिखने के बाद जहां जहां क्वांटिटी लिखी हुई है, क्यू लिखा हुआ है, क्यू की जगह ये इक्वेशन रिप्लेस कर देंगे 1500 माइनस 50p। तो जब यहाँ पे 1500 माइनस 50p प्राइस की फॉर्म में क्वांटिटी डिमांड क्यू को रिप्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई ये पी ये फॉर्मूले का रेवेन्यू का मल्टीप्लाई बाई, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो आ गई -50p² + 1500p। पहले 1500p लिखे या बाद में लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 1500p - 15p²। अगर उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो 50p² वाली टर्म पहले आती है। तो -50p² + 1500p, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया जो कि प्राइस और रेवेन्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर आप देखें, अगर यहाँ आर लिखा हुआ है, अगर मैं सेलिंग प्राइस 0 कर देता हूँ तो रेवेन्यू भी 0 हो जाता है। तो हमारे पास इसके जो है वो, अगर हम याद होगा आपको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज निकालते थे चैप्टर 4 में भी आपको निकालना सिखाया था। तो अगर मैं इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज निकालूं, प्राइस 0 से नेगेटिव तो रख नहीं सकते ना, तो मिनिमम प्राइस क्या है 0, 0 प्राइस पे रेवेन्यू भी 0 क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और जो है वो एक टाइम आएगा कि आप उस एक लिमिटेड प्राइस से ज़्यादा अगर क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल 30, इस केस में हमारे पास इन्होंने प्लॉट किया हुआ है तो 30 आ रहा है, मिनिमम प्राइस 0, उससे नेगेटिव में प्राइस रख नहीं सकते, 30 से ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते। 30 से ज़्यादा प्राइस क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि 30 प्राइस पे ही आपके पास डेडलाइन आ रही है। आपने प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बढ़ा दी, 30 रुपए बढ़ा दी, जो कि 2 4 5 रुपए की चीज़ थी या 10 रुपए की चीज़ थी उसका, या 15 रुपए की चीज़ थी, आपने उसको डबल प्राइस में कर दिया तो लोगों ने आपकी परचेजिंग छोड़ दी। तो जब क्वांटिटी सोल्ड ही नहीं होगी तो उसकी वजह से रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होगा। तो आपकी इसका जो है उन्होंने कैलकुलेट करके आपको इस तरह से एक बताया हुआ है कि क्वांटिटी आपका जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज है, मिनिमम प्राइस जो है वो आपकी 0 है और मैक्सिमम आप 30 है। 30 से के अंदर अंदर, इसके अंदर अंदर अगर प्राइस रखेंगे तो किसी एक पॉइंट पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट होगी और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, देखिए 30 यूनिट्स बेच, प्राइस 30 रखने पे रेवेन्यू 0 हो रहा है, यानी कि कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रही जिसकी वजह से रेवेन्यू नहीं हो रहा। क्वांटिटी डिमांड जो थी मार्केट की 0 हो गई है, और 0 पे 0 था, फंक्शन इस तरह का है।
और 15 पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम प्राइस आ रही है। इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप, कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और उसमें पहले आपसे आपने आपसे जो है वो वही कॉनकेविटी, फिर उसका वर्टेक्स, वो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको वो चीज़ें तो आपको निकालना सिखा दी हैं कि आपका उसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। जैसे इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा इसकी कि एक एक्स इंटरसेप्ट यहाँ आ रहा है 0 0 पे, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपका आ रहा है 30 पे। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट इसमें एक ही है, वाई इंटरसेप्ट किस पे आ रहा है, वो जब आप कैलकुलेट करेंगे फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, देखो 0 पे 0 ही आ रहा है एक्स, तो वाई इंटरसेप्ट एक जो है वो 0 ही है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिन पे आ रहा है एक। ये देखें, ये ओरिजिन पे वाई पे टच कर रही है लाइन। ठीक है, दो एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट ओरिजिन पे है और वाई इंटरसेप्ट भी ओरिजिन पे है, और एक एक्स इंटरसेप्ट जो है 30, 0 पे है यहाँ पे। ठीक है, जब आप ये निकालेंगे, जब वर्टेक्स के फार्मूले से वर्टेक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आपकी ए की वैल्यू से पता चल रहा है, देखिए ए की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स 550 -50, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो ए होती है, एक्स वाली वैल्यू जो होती है वो बी होती है, यानी ये 1500 बी है और ए की वैल्यू माइनस है। मैंने बताया था अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कॉनकेव डाउन बनेगा, वो पॉइंट मैक्सिमा होगा, नेगेटिव पे मैक्सिमा होगा, कॉनकेव डाउन बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये भी आइडेंटिटी हो गई कि कॉन्केविटी कैसी बनेगी। बाकी इन प्लॉट, इन जब जितने भी आप वर्टेक्स निकालने के लिए -b/2a करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट उसका आ जाएगा। ठीक है, -b/2a से फिर उसको इस फंक्शन में उस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को इधर पी स्क्वायर, यानी एक्स की जगह यहाँ पी है, प्राइस है, और वाई की जगह आर है, तो वो पी की वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास पता चल जाएगा कि एक्स की किस वैल्यू पे, यानी कि फॉर एग्जांपल 15 पे एक्स की वैल्यू, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, वाई आर की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन कोई, ये देखें 11,000 के करीब नजर आ रहा है यहाँ जनरेट होता हुआ, 11.25 मिलियन। ठीक है, $15 पे 11.25। आप उसने ये कहा हुआ है कि जो भी ये वन का मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर है, तो 2000 का मतलब 2000 डॉलर है। ठीक है, तो 2000 इंटू थाउजेंड क्या होता है, मिलियन, 2 मिलियन, चार का मतलब 4000 थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, 4000 के आगे 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन। तो इसने यूनिट पहले से डिफाइन किया हुआ है। ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपके पास सॉल्व हुई हुई है। ठीक है, ताकि आप इनको देखते हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 के फर्दर क्वेश्चंस को देखें और उनमें जो चीज़ों हैं उनको सॉल्व कर सकें। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, रिलेट हो रहे हैं पिछले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अच्छा अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे देखिए, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आया हुआ है क्वाड्रेटिक सप्लाई फंक्शन का। ठीक है, सप्लाई और डिमांड दोनों जो है वो, ये मैं आपको दोबारा रिज्वाइन करके बताता हूँ फिर, ताकि हम 20 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से।